नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवालिका। सीधे रुक करेंगे खबरों का। भोपाल में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एसआईआर की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में बीएलओ को साथ एक दो सहयोगी देने चाहिए, जिससे काम और बेहतर हो सके। साथ ही चुनाव आयोग को धमकाना नहीं चाहिए, ऐसे बयान दिए जाने चाहिए जिससे विश्वास बढ़े। जिसने गलत जानकारी दी उसे 1 साल की जेल हो सकती है। अब ये ठीक नहीं है। इस तरह के बयान लोगों में भ्रम और भय पैदा करते हैं। ओपी रावत ने कहा है कि ईवीएम पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। 2009 में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे और अब विपक्ष भी यही कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी ईवीएम को लेकर पूरा विश्व चकित है कि इतना बड़ा चुनाव कितनी आसानी और पारदर्शिता से हो जाता है। वहीं घुसपैठियों के सवाल पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि इससे चुनावी नतीजों पर कोई बड़ा असर पड़े। एसआईआर की प्रक्रिया लगभग संपन्नता की तरफ है। कई राज्यों में इस पर काम हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी आज अंतिम दौर है, यानी आज प्रकाशन हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में नाम भी काटे गए हैं। वजह उसकी बहुत सारी है जो एसआईआर के दौरान सामने आई है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया भारत के लिए, निर्वाचन के लिए एक अच्छी प्रक्रिया साबित होगी? वैसे भी पहले भी होता रहा, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें बदली है। मेरे साथ इस वक्त ओपी रावत जी है, पूर्व चुनाव आयोग रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते रहे। जाहिर है तमाम सारी इस चीज़ों को समझ। सर, चुनाव अभी हम देखें तो एसआईआर की प्रक्रिया चल भी रही कुछ राज्यों में, लेकिन मध्य प्रदेश में आज प्रकाशन हो जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया का कितना लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा और इसको पूर्व की तरह हम देखें तो किस नज़र से आप देख रहे हैं? इस बार जो एसआईआर में अंतर रखा गया वो ये है कि इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे पहले, फिर वो भरवाएंगे, फिर उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। तो काम बढ़ा दिया गया था। बढ़ा देने से क्या हुआ, जो हर देश प्रदेश में बात भी उठी कि जो बीएलओज हैं उन पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया और तनाव में वो रहने लगे, क्योंकि बीएलओ जो है वो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी नहीं है। वो अस्थायी रूप से निर्वाचन आयोग का काम करने के लिए आते हैं और जब पोलिंग होती है उस समय तो 2-3 दिन के लिए आप उनको ले सकते हैं, पूरे दिन वो चले जाएंगे, पोलिंग करा के आ जाएंगे। लेकिन महीने महीने भर के लिए आप उन्हें स्कूल से या वहां से हटा लेंगे पूरे दिन के लिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाना भी है, बच्चों का कोर्स पूरा करना है, छमाही परीक्षा लेनी है, उसको कॉपी जांचनी है, इन्विजिलेशन करना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा तनाव का कारण बना, जिससे तरह तरह की राजनीति करने को भी मौका मिला। बाकी तो मुझे लगता है कि इससे घुसपैठिए पर आप जो कह रहे हैं कि बीएलओ थोड़ा तनाव का विषय बना, हम्म, क्या आपको लगता है कि जब इस तरह की प्रक्रिया जब भी हो तो हम्म। क्या उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था होना चाहिए? क्योंकि स्कूल भी प्रभावित होते हैं, बाकी चीजें। आप भी आयोग में रहते हुए ये चर्चा तो आई होगी आपसे। नहीं, हमेशा इलेक्शन कमीशन वर्कलोड का असेसमेंट करता है और उस असेसमेंट के आधार पर मैन पावर उपलब्ध कराता है। अब जैसे इसमें वर्कलोड उनने बढ़ा दिया था कि एनुमरेशन फॉर्म पहले वितरित करो, फिर उसके बाद उसको भरवाने में सहायता करो, फिर उसको कलेक्ट करो, फिर उसको अपलोड करो। तो इसमें कई स्टेजेस हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 2-3 लोग होते बीएलओ के सहायक के रूप में, तो वो काम आसानी से हो सकता है। और 2-3 लोग अगर आप नहीं देना चाह रहे हो तो फिर उसे 30 दिन के बजाय 90 दिन, 60 दिन, 80 दिन ऐसा कुछ कर दो, जिससे कि वो ही 2-2, 3-3 घंटे डेली काम करे और उसे पूरा कर ले बिना किसी तनाव के। अपना स्कूल का काम भी करता रहे और 2-3 घंटे इसका काम करे और पूरा कर ले। तो ये उसका सही विकल्प था। एक चर्चा आई है, जैसा आपने भी कहा, जो मृतक हो गए हैं या कहीं शिफ्टेड हो गए हैं उनके नाम हटे, लेकिन विपक्ष ये कहता रहा है, वोट चोरी जैसे आरोप लगाता रहा और ये कहता रहा कि इसमें लंबा खेल होता रहा जिसके कारण सरकारें बनती रही। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? देखिए, मृतक लोगों के हटाने की प्रक्रिया तो हमेशा होती है, लेकिन क्या है, अपने यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक हों कि अगर कोई मर गया तो उसकी तुरंत जानकारी बीएलओ को दें, तुरंत ईआरओ को दें, ताकि उसका नाम हट जाए। ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक नहीं होता कि लोग ट्रांसफर हो जाते हैं तो भी अपना नाम वहीं बना रहने देते हैं, तो ऐसे डुप्लीकेट भी हो जाते हैं। जो शिफ्ट हो जाते हैं वो भी अपना नाम वहीं पड़ा रहने देते हैं। तो अभी थोड़ी जागरूकता का अभाव है। इस कारण से ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि लाखों में हर रिवीजन में हमें डिलीट करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो वोटर नहीं रहे वो डिलीट हो जाए
लेकिन कोई भी एलिजिबल वोटर जो है छूटे ना। इस बार बिहार के चुनाव हुए, उसमें भी यही कहा विपक्ष ने कि एसआईआर के कारण भारतीय जनता पार्टी या जो दल थे एनडीए उसको जीत मिल गई। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ? मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि एसआईआर में अगर कुछ भी गलती होती तो वोटर जो है वो विरोध जताते, पोलिंग डे में बताते, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने कहा कि हमारा नाम कट गया और हमें वोट डालने नहीं दिया, ऐसा कोई भी नहीं आया। तो इसलिए मुझे इसमें तथ्य नहीं लगता। ये जो एसआईआर हुआ है इसमें एक और बड़ी बात कही जा रही है कि घुसपैठिया या बाकी जो ऐसी जो अवांछित गतिविधियों में लोग शामिल रहे हैं उनके नाम भी कट जाएंगे। घुसपैठिया का मुद्दा कितना बड़ा, क्या वास्तव में एसआईआर के कारण वो एक उससे सफाई हो जाएगी या फिर ये मुझे राजनीतिक? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि एक परिचर्चा में दिल्ली में मैं था डॉक्टर एस वाई कुरैशी के साथ, और डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने रिसर्च करके वहाँ बताया, स्टेट भी किया, कि बिहार के एसआईआर के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने तो कोई सूची जारी नहीं की कि कितने घुसपैठिए उन्होंने हटाए हैं, लेकिन वो उन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया कि कुल 500 ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के बाहर के थे, और उनमें 300 के लगभग वो अन्य धर्म के हैं और 200 हिंदू धर्म के ही हैं। तो अगर 7.5 करोड़ में 400-500 आपने कुछ हटा भी लिए तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो बात बिल्कुल बोगी है, घुसपैठिए का कोई मुद्दा है नहीं। अभी पश्चिम बंगाल में भी यही विषय चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि वहाँ भी इनकी संख्या होगी, ऐसा, क्योंकि नेबरिंग स्टेट हैं बांग्लादेश के, तो हो सकता है हो, लेकिन जो बिहार में परिणाम आए हैं उसके आधार पर क्या कहा जा सकता है। एसआईआर की जो प्रक्रिया लगभग होने जा रही है, लेकिन आप क्या और उम्मीदें करेंगे खासकर चुनाव आयोग से कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं? वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी काम इस तरह का कराएं जिसमें महीनों के लिए बीएलओ को और इनको लगाना है, तो काम को पूरी तरह असेस कर लें कि कितना समय लगेगा, ताकि वो अपना काम करते करते ये काम भी कर दे, तो उसमें उसको तनाव नहीं होगा और उस तरह के विवाद नहीं होंगे। ये तो ये करना चाहिए। दूसरा ये है कि अब जैसे ड्राफ्ट रूल का आज पब्लिकेशन हो गया, अब दावे आपत्ति के बात है, तो दावे आपत्ति करने में भी लोगों को सहायता करें, क्योंकि क्या है कि इस बार थोड़ा ये भी बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया कि अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है। अब इलेक्शन कमीशन ने कभी भी डरा धमका के काम नहीं किया, क्योंकि डराने धमकाने से क्या होता है कि जो अपैथी है वोटर की वो बढ़ जाती है। वैसे ही उसमें अपैथी रहती है कि अरे कौन जाए, झंझट है वोट डालना है, कौन जाए अपना नाम लिखवाने। फिर अगर आपने ये और जड़ दिया तो उसके मन में और ज्यादा आ जाता है कि अरे भैया ये झंझट का काम है, अगर गलत जानकारी हो गई तो फंसेंगे, छोड़ो नहीं करना। तो ये डेमोक्रेसी की डिफीट है। डेमोक्रेसी की विक्ट्री तब है जबकि हर आदमी अपने आप को रजिस्टर करे, हर आदमी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और पोलिंग करे, अपना वोट डाले। वो जनतंत्र लोकतंत्र की जीत है, तो वो होना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ के अपना ध्यान पूरा कंसंट्रेटेड रहना चाहिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर, हर वोटर को जो एलिजिबल है उसको जोड़ने पर, और जो अगर नहीं है, जो मत हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, उसको हटाने पर, बस। एक अंतिम मेरा आपसे सवाल है, ईवीएम को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे, आपके दौर में भी वो सवाल थे, आज भी मौजूद है, आज भी वो सवाल उठ रहे हैं। क्या ये देखें कि ईवीएम का मुद्दा जो बार बार विपक्ष उठाता है, कहीं इसमें कुछ नजर आता? देखिए क्या है, ईवीएम का मुद्दा विपक्ष भी तभी उठाता है जब वो हारता है कहीं। दिल्ली में 70 में से 67 सीट जिनको मिली थी, ईवीएम का कोई कसूर नहीं था। जब वो हार गए पंजाब में तो ईवीएम मुद्दा, कैसे हो सकता है ये? दूसरी पार्टी को ले लें, 2 स्टेट जीत गए, 5 स्टेट हार गए, तो ईवीएम मुद्दा 5 में है, 2 में नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे ये लगता है कि हर राजनीतिक दल जब हारता है तो वो अपने ऊपर ब्लेम ना लेकर, अपने वर्कर्स के ऊपर ब्लेम ना लेकर, वो एक स्केपगोट ढूंढता है, और ईवीएम बहुत इजी स्केपगोट है, और उस पर मढ़ देता है हार का ठीकरा, क्योंकि ईवीएम बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, विरोध नहीं जता सकती। इसलिए नहीं तो ईवीएम के लिए तो 2 बार ईवीएम चैलेंज हुआ। 2009 में जब आज की रूलिंग पार्टी ने मुद्दा बनाया था, किताब भी लिखवाई थी कि ईवीएम है, फ्री है, ये हुआ है, जीवीएल नरसिम्हा राव ने, चैलेंज में कुछ नहीं हुआ 2009 में भी। और वही चीज 2017 में ईवीएम चैलेंज किया तो कोई पार्टी आई तक नहीं,
चुनौती स्वीकार करने। तो अगर कुछ भी उनके पास है कि जरा सी भी गलती ईवीएम कर सकती है तो वो आते करते, अभी भी आते हैं, अभी भी आ जाएं, कर दें। इतनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है हमारी कि पूरा विश्व जो है जेलस है हमारे ईवीएम से कि साहब इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी इन लोगों ने कैसे बना ली। आप सोचिए ऐसी मशीन है हमारी जो थर्ड जनरेशन की है कि अगर कोई धोखे से भी छू लेगा उसे तो फैक्ट्री मोड में चली जाएगी, फिर आप उससे काम नहीं ले सकते, फिर वो फैक्ट्री जाएगी वापस, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लेके आएगी, तब जाके काम करेगी। तो सही हाथों में है तभी वो सही काम करेगी, नहीं तो इक्विपमेंट है उसमें कहीं कुछ करने की गुंजाइश नहीं। हाँ, जिन आदमियों के हाथ में अगर वो सब प्रेशर के अंदर दब जाएं, सब खड़े हो जाएं कि भैया आप जो करना चाहो करो, तो ईवीएम क्या कर लेगी? संभव भी नहीं होगा, वो भी संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, पोलिंग पार्टी जो बनाई जाती है पहले आपको नहीं मालूम होता कि किस में होंगे आप। जिस दिन आपको पोलिंग स्टेशन जाना है उसी दिन रैंडमाइजेशन करके तय होता है कि नंबर 1 उधर जाएगा, नंबर 27 इस पोलिंग पे जाएगा, नंबर 39 जाएगा, ये जाएगा। तो वो सब फिर मिलते हैं कि साहब हम आपकी पार्टी में हैं, चलिए साथ चलते हैं। तो उन्हें मालूम ही नहीं होता, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती, तो ये सब हो नहीं सकता। और एक आध आदमी तो ईमानदार होगा जो पूरी तरह से खड़ा रहेगा कि नहीं हम नहीं करने देंगे कुछ भी, तो इसलिए कोई संभावना कम नहीं। ओवरऑल हम देखें कि एसआई की प्रक्रिया ठीक है और आने वाले दिनों में लोकतंत्र और मजबूत होगा। एसआईआर की प्रक्रिया तो सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा समय काम के अनुसार देना चाहिए, जिससे कि बीएलओज पर प्रेशर ना आए, वो अपना काम करने के साथ साथ ये भी काम करते रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया लगभग संपन्न होने जा रही है, कई राज्यों में अभी जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह नाम काटे गए उसको लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसा बता रहे हैं रावत साहब कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि और प्रक्रिया को बेहतर किया जा सकता था, खासकर बीएलओज को लेकर उनके साथ कुछ एक दो सहायक मिल जाते तो शायद काम आसान हो जाता है। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है वो बड़ा वैसा लगता है, क्योंकि कुछ राज्य जहां जीत जाते हैं वहां आरोप लगते हैं, वहां आरोप नहीं लगाते, जहां हार जाते हैं वहां आरोप लगाते हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मर्सल न्यूज भोपाल। और एक खास बातचीत आपने सुनी, चलिए